नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो चर्चा में रही हैं इस हफ्ते। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए करंट अफेयर 2025 में सबसे पहली खबर देख लेते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो कि उड़ीसा का है, ये चर्चा में क्यों रहा है और इसके बारे में इम्पोर्टेंट MCQ भी देखेंगे। पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि यह कहाँ का है, तो सिमलीपाल उड़ीसा का दूसरा और भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद इसका स्थान कहाँ है, तो मयूरभंज जिला में है और उड़ीसा में है। उसके बाद इसका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, तो 845.70 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल है। उसके बाद इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताओं में काले रंग के बाघ यहाँ पर सबसे अधिक पाए जाते हैं और इसका एकमात्र जंगली आवास भी है काले रंग के बाघों का। तो काले रंग के बाघों को वैज्ञानिक नाम क्या है ये भी याद रखिएगा, मेलानिस्टिक टाइगर्स। उसके बाद देख लेते हैं 1532 प्लस पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं और 94 प्रकार के आर्किड्स यहाँ पर पाए जाते हैं। विविध पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। कैसे? नम अर्ध पर्णपाती वन होते हैं, अर्ध सदाबहार वन और घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो सिमलीपाल में मुख्यतः 3 प्रकार की नदियाँ अपना धारा प्रवाह बनाती हैं, जिनमें पहली है बुरहब लांगा, दूसरी है पलपला, तीसरी है सालिंदी। उसके बाद यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व 2009 से इसे घोषित किया गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आइए हम देख लेते हैं इसका महत्व क्या है। तो महत्व है इसका जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जनजाति समुदाय, तो यहाँ पर कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं, तो कोल्हा जनजाति, संथाल जनजाति और माकड़िया जनजाति की आजीविका और पारिस्थितिकी पर्यटन, यहाँ पर सबसे अधिक जनजातियाँ रहती हैं, ये 2 प्रकार की। उसके बाद पूर्वी घाट और उप हिमालयी क्षेत्रों को जोड़ने वाला जैव विविधता का गलियारा भी इसे कहा जाता है, यानी कि पूर्वी घाट और उप हिमालयी क्षेत्र को जोड़ने वाला ये क्षेत्र माना जाता है। आइए इससे जुड़े हुए कुछ MCQ प्रश्न देख लेते हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही जवाब है उड़ीसा, ऑप्शन बी। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 845.70 वर्ग किलोमीटर। अभी आपने देखा ही है इस प्रश्न को। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार के बाघों का आवास है, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में काले रंग के बाघों का आवास है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, मेलानिस्टिक टाइगर्स का। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2009 में। याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में मुख्यतः 3 नदियां बहती हैं, ये ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। उसके बाद अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं, NICDC को उद्योग पुरस्कार दिया गया है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यूनिक भी है, जो आपके एग्जाम पे पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले NICDC का हम पूरा नाम देख लेते हैं, तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 2007 में स्थापना हुई थी और जब 2007 में स्थापना हुई थी तो इसकी DMICDC के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें कौन सा मंत्रालय
काम करता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत यह स्थापित हुआ था, NICDC। उसके बाद इसके उद्देश्य देख लेते हैं। तो स्मार्ट तकनीक से युक्त औद्योगिक नगरों का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना। और मुख्य औद्योगिक कॉरिडोर कौन कौन से हैं जिनको यह विकसित किया है? तो दिल्ली से मुंबई, चेन्नई से बेंगलुरु, अमृतसर से कोलकाता और बेंगलुरु से मुंबई। उसके बाद इसके कार्य क्या हैं? तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना इसका मुख्य कार्य है। उसके बाद हम अगली खबर को देख लेते हैं। अगली खबर चर्चा में रही है AIM फॉर नेचर पहल या फिर AO द्वारा यह पहल शुरू की गई है। आइए सबसे पहले हम इसका पूरा नाम देख लेते हैं। तो A फॉर एक्सेलरेटिंग, I फॉर इनोवेटिव, M फॉर मॉनिटरिंग, फॉर नेचर रिस्टोरेशन। शुरुआत इसको किसने किया है? तो FAO द्वारा की गई है इसकी शुरुआत। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा UK की वित्तीय सहायता से इसको शुरू किया गया था। 7 मिलियन पाउंड से इस पहल को शुरू किया गया है। इसके उद्देश्य क्या हैं? तो इसके उद्देश्य हैं पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन की निगरानी और रिपोर्टिंग को सुदृढ़ करना, कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता ढांचा के लक्ष्य 2 को प्राप्त करना और 2030 तक 30% क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्रों की बहाली करना। मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। तो मुख्य विशेषताओं में है इसकी सैटेलाइट व डेटा एनालिटिक का प्रयोग करना, वैश्विक डेटा सेट का निर्माण करना, देशों को प्रशिक्षित करना, आदिवासी समुदायों की भागीदारी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहाँ पर शुरू किया है इसने? ब्राज़ील और पेरू में। उसके बाद AM फॉर फॉरेस्ट का विस्तार करना, यानी कि अब वनों के अलावा वेटलैंड्स, ग्रासलैंड्स, समुद्री क्षेत्र को भी इसमें शामिल करना इसका मुख्य विशेषताएं हैं। उसके बाद इसके महत्व देख लेते हैं। तो पारदर्शिता और जवाबदेही यह बढ़ाता है। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता क्षरण और भूमि संरक्षण से निपटने के लिए प्राकृतिक समाधान को यह बढ़ावा देता है। उसके बाद हम अगला महत्वपूर्ण न्यूज देखते हैं। भारतीय महाद्वीप शेल्फ का दावा अरबी सागर में विस्तार। तो भारतीय महाद्वीप शेल्फ ने अरब सागर में अपने विस्तार का दावा किया है, यह मुख्य खबर है। तो आइए इसकी पूरी खबर देखते हैं। सबसे पहले क्या है महाद्वीपीय शेल्फ? तो यह महाद्वीप की तटीय सीमाओं से जुड़ा समुद्र के नीचे फैला क्षेत्र होता है। तो मुख्य मेन इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि महाद्वीपीय शेल्फ क्या होता है? तो समुद्र के नीचे फैला महाद्वीपीय क्षेत्र। उसके बाद इसमें समुद्री खनिज संसाधनों पर तटीय देशों का अधिकार होता है। 200 मील समुद्री मील से आगे भी देश दावे कर सकते हैं, यानी कि 200 समुद्री मील जो किसी भी देश की मैक्सिमम सीमा मानी जाती है समुद्र में, उससे भी आगे ये देश दावा कर सकते हैं, बशर्ते वे वैज्ञानिक आधार पर इसका विस्तार साबित करें। तो भारत ने क्या दावा किया है? यह खबर क्यों इम्पोर्टेंट है? तो भारत ने अरबी सागर में अतिरिक्त 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर अधिकार की मांग की है। यह दावा 2009 में किए गए मूल दावे का परिशिष्ट है, यानी कि सप्लीमेंट है। 2009 में भारत ने पहले ही दावा किया था, उसी का एक सप्लीमेंट है। सर क्रीक विवाद से बचने के लिए इस बार आंशिक दावा किया गया है, क्योंकि ऐसे मामलों में हमेशा विवाद बन जाता है, इसलिए सर क्रीक विवाद से बचने के लिए यहाँ आंशिक दावा किया गया है। अगला महाद्वीपीय शेल्फ की सीमा निर्धारण आयोग। तो इसमें एक आयोग बनता है जो कि महाद्वीपीय शेल्फ की सीमा का निर्धारण करता है। वो आयोग कौन सा है? तो CLCS। तो CLCS है आयोग। यह संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि अनक्लोज के तहत बना एक तकनीकी आयोग है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी
और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, देख सकते हैं। सबसे पहले एक कोस्ट होता है यानी कि तटीय क्षेत्र, फिर जो तट के नीचे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये समुद्र में डूबा हुआ तटीय क्षेत्र होता है। उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप जो ढाल वाला क्षेत्र होता है, और उसके बाद कॉन्टिनेंटल राइज इसे बोलते हैं, ढाल के नीचे का क्षेत्र। फिर उसके सबसे नीचे ओशियन होता है यानी कि पूरा संपूर्ण समुद्र। उसके बाद हम देख लेते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर कौन थे? तो पंडित चतुरलाल चर्चा में थे। तो क्यों चर्चा में थे, आइए देख लेते हैं। पंडित चतुरलाल 1925 में जिनका डेट ऑफ बर्थ है और 1965 में इनकी डेथ हो गई थी, तो एक महान तबला वादक थे जिनका जन्म उदयपुर में हुआ था। तो पंडित चतुरलाल कौन थे? एक महान तबला वादक थे और इनका जन्म उदयपुर में हुआ था। ये एक संगीत परिवार से थे और भारतीय शास्त्रीय संगीत के वैश्विक प्रचारण में अग्रणी भी रहे हैं। उसके बाद इनका योगदान क्या था? तो पहले तबला राजदूत 1950 के दशक में जब भारतीय तबला पश्चिमी देशों में अधिक जाना नहीं जाता था, तब उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया। तो ये पहले तबला राजदूत थे जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसको ले जाने का काम किया। तो याद रखिएगा 1950 के दशक में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तबला वादक का भूमिका निभाई। उसके बाद इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले? तो ऑस्कर नामांकन 1957 में हुआ कनाडाई लघु फिल्म ए चेरी टेल में उनके योगदान के लिए। उसके बाद विशेष बाफ्टा पुरस्कार इनको मिला, उनके संगीत योगदान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली इस पुरस्कार से। उसके बाद महत्वपूर्ण सहयोग कौन है? तो पंडित रविशंकर और यहूदी मेनुहिन जैसे संगीतज्ञ के साथ इन्होंने काम किया। तो कौन कौन से संगीतज्ञों के साथ इन्होंने काम किया? तो पंडित रविशंकर और यहूदी मेनुहिन जैसे संगीतज्ञों के साथ। उसके बाद उनकी तबला शैली भावनात्मक, अभिव्यक्तिपूर्ण और प्रभावशाली मानी जाती थी। अल्पकालिक 40 साल किंतु प्रभावशाली जीवन इन्होंने बिताया। उसके बाद आइए हम इनके जीवन से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट MCQ देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, पंडित चतुरलाल का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो इसका सही जवाब है तबला। उसके बाद अगला प्रश्न है, पंडित चतुरलाल का जन्म कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, उदयपुर। अगला प्रश्न है, पंडित चतुरलाल को किस लघु फिल्म में उनके योगदान के लिए ऑस्कर नामांकन मिला था? तो ऑस्कर नामांकन ये मिला था इनको ए चेरी टेल फिल्म के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंडित चतुरलाल की विशेषता क्या थी? तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी तबले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने का काम, ऑप्शन बी। उसके बाद अगला प्रश्न है, पंडित चतुरलाल ने इनमें से किस प्रसिद्ध भारतीय संगीतज्ञ के साथ काम किया? तो इसका सही जवाब है पंडित रविशंकर, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद पंडित चतुरलाल की मृत्यु कितनी आयु में हुई थी? तो इसका सही जवाब है 40 साल की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, पंडित चतुरलाल को किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जवाब है बाफ्टा स्पेशल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। आइए और प्रश्न देख लेते हैं जो आपको महाद्वीपीय शिल्प से संबंधित है। तो महाद्वीपीय शिल्प क्या है? तो यह सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है? समुद्र के नीचे महाद्वीप का फैला हुआ भाग है महाद्वीपीय शिल्प। उसके बाद अगला प्रश्न है, तटीय देश 200 समुद्री मील से आगे महाद्वीपीय शिल्प का दावा किस आधार पर कर सकते हैं?
तो इसका सही जवाब है वैज्ञानिक आधार पर। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत ने अरबी सागर में कितने अतिरिक्त क्षेत्र पर महाद्वीपीय शिल्प का दावा किया है? तो इसका सही जवाब है 10,000 वर्ग किलोमीटर पर भारत ने दावा किया है, ऑप्शन सी। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत ने 2009 में किस संस्था के समक्ष महाद्वीपीय शिल्प का मूल दावा प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जवाब है CLCS समिति के समक्ष। अगला प्रश्न है, CLCS का मुख्य कार्य क्या है? तो CLCS का मुख्य कार्य है वैज्ञानिक आंकड़ों की समीक्षा कर सिफारिश देना, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के दावे के बाद यदि CLCS इसे स्वीकार कर लेता है तो भारत का समुद्री क्षेत्र कितना हो सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत ने सर्करीक विवाद से बचने के लिए कैसा दावा प्रस्तुत किया है? तो इसका सही जवाब है आंशिक और सावधानीपूर्ण, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय शिल्प विस्तार से भारत को कौन सा लाभ नहीं मिलेगा? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी समुद्री व्यापार पर एकाधिकार का भारत को लाभ नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, CLCS की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो CLCS की स्थापना ये 1997 में हुई थी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ कितने समुद्री मील तक होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 200 मील तक होता है EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।